चलिए आज की बातचीत की शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। भारतीय अंग्रेजी नाटक मतलब इंडियन इंग्लिश ड्रामा, इसमें ऐसा क्या है जो उसे खास बनाता है? मेरा मतलब है ये कविता या कहानी से अलग कैसे? मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये पब्लिक है, स्टेज पर होता है और डायलॉग से आगे बढ़ता है। हाँ बिल्कुल। और देखिए यही बात इसे भारत में अंग्रेजी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना देती थी। अच्छा। हाँ, कविता या उपन्यास तो कोई अकेले में पढ़ सकता हाँ। है ना? लेकिन नाटक के लिए आपको एक पूरा दर्शक वर्ग चाहिए। एक ऐसा दर्शक वर्ग जो उस भाषा में ना सिर्फ सोचे बल्कि महसूस भी करे। और हमारे सोर्सेज यही बताते हैं कि शुरुआत में वो दर्शक ही नहीं थे। तो मतलब लंबे समय तक इसका कोई खास विकास ही नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि लोगों की पसंद और जो थिएटर की मजबूत परंपराएं थी वो दोनों ही क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़ी थी। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो फिर ये बदला कैसे? ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजी जो एक भारी भाषा मानी जाती थी, वो भारतीय समाज की अंदरूनी कहानियों को कहने का एक जरिया बन गए? बिल्कुल। आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि ये सब कैसे शुरू हुआ, महेश दत्तानी जैसे नाटककारों ने इस तस्वीर को कैसे पूरी तरह बदल दिया, और आज के दौर में ये नाटक हमारे समाज की किन सच्चाइयों पर रोशनी डाल रहा है। और इस पूरे पड़ताल के केंद्र में रहेगा महेश दत्तानी का मशहूर नाटक तारा। तारा। हाँ, ये नाटक सिर्फ लैंगिक भेदभाव या परिवार की राजनीति पर नहीं है। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक नाटक सिर्फ कहानी नहीं बल्कि समाज का एक तीखा विश्लेषण बन जाता है। ठीक है, तो फिर वहीं से शुरू करते हैं जहां दिक्कत थी, दर्शकों की कमी। अगर लोग अंग्रेजी नाटक देखने आ ही नहीं रहे थे तो ये कल्चर जिंदा कैसे रहा? इसकी वजह बना शहरी थिएटर आंदोलन, मतलब अर्बन थिएटर मूवमेंट। ओके। जैसे जैसे शहरों में अंग्रेजी पढ़ा लिखा एक नया मध्य वर्ग तैयार हुआ, उन्हें अपनी तरह की कहानियों की तलाश थी। जो उनसे रिलेट कर सके। एकदम, वो ऐसी कहानियां देखना चाहते थे जो उनके जीवन, उनकी चिंताओं से जुड़ी हों। और यहीं पर नाटककारों ने एक मौका देखा। अच्छा। उन्होंने समकालीन सामाजिक मुद्दों को उठाना शुरू किया और यहीं से आप कह सकते हैं आधुनिक भारतीय अंग्रेजी नाटक का जन्म होता है, जिसकी पहचान थी बेबाक होना। बेबाक होना, समाज की आलोचना करना और किरदारों की साइकोलॉजी में गहराई तक उतरना। एक मिनट, जब हम इस दौर की बात करते हैं तो हमारे स्रोतों में गिरीश कर्नाड का जिक्र बार बार आता है। हाँ, आता है। लेकिन जहां तक मुझे पता है वो तो मुख्य रूप से कन्नड़ में लिखते थे। तो फिर अंग्रेजी नाटक की इस कहानी में वो कैसे फिट होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कर्नाड ने सीधे तौर पर अंग्रेजी में ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन उनका असर बहुत गहरा था। कैसे? उन्होंने ही सबसे पहले ये दिखाया कि आप भारत की पौराणिक कथाओं और इतिहास को लेकर एक ऐसा नाटक बना सकते हैं जो पूरी दुनिया को समझ आए और आधुनिक भी लगे। मतलब उन्होंने मिथ और हिस्ट्री को कंटेम्प्रेरी बनाया। बिल्कुल। उन्होंने पहचान, सत्ता और कैसे हमारी परंपराएं मॉडर्न दुनिया से टकराती हैं, इन विषयों को छुआ। एक तरह से उन्होंने महेश दत्तानी जैसे नाटककारों के लिए जमीन तैयार कर दी। हाँ, जमीन तैयार कर दी। उन्होंने साबित किया कि भारतीय कहानियों में इतनी ताकत है कि उन्हें किसी भी भाषा में एक ग्लोबल मंच पर कहा जा सकता है। तो गिरीश कर्नाड ने एक तरह से मंच तैयार कर दिया, और इस मंच पर सबसे बड़ा स्टार बनकर कौन उभरा? बिना किसी शक के वो महेश दत्तानी थे। हाँ। दत्तानी को भारतीय अंग्रेजी नाटक का सबसे जरूरी चेहरा माना जाता है, और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि वो अंग्रेजी में लिखने वाले पहले नाटककार हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये इस बात की पहचान थी कि भारतीय अंग्रेजी नाटक अब अपनी जगह बना चुका है। और उनके नाटक तारा को अक्सर एक मील का पत्थर माना जाता है। हमारे स्रोतों में इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। क्या है इस नाटक की कहानी में जो इसे इतना खास बनाती है? ये कहानी है तारा और चंदन नाम के दो जुड़वा बच्चों की। जुड़वा बच्चे? हाँ, जो जन्म के समय शरीर से जुड़े हुए थे। कंजॉइंट ट्विंस। ओहो। कहानी तब एक भयानक मोड़ लेती है जब उन्हें अलग करने के लिए एक ऑपरेशन का फैसला होता है। और वहां पर परिवार और डॉक्टर मिलकर लड़के यानी चंदन को बचाने को प्राथमिकता देते हैं। बिल्कुल। उनके इस फैसले के पीछे एक बहुत सीधी लेकिन डरावनी सोच है कि बेटे का जीवन बेटी के जीवन से ज्यादा कीमती है। दो जुड़वा बच्चे जो शरीर से जुड़े हैं और परिवार लिंग के आधार पर एक को बचाने का फैसला करता है, ये सुनने में भी बहुत भयानक लगता है। दत्तानी इस कहानी को मंच पर दिखाते कैसे हैं? यहीं पर दत्तानी की खासियत सामने आती है। ये जो मेडिकल फैसला है, ये उन किरदारों के लिए जीवन भर के अपराध बोध और मानसिक चोट का कारण बन जाता है। मतलब गिल्ट और ट्रॉमा। हाँ,
चंदन जो बच जाता है वो अपनी पूरी जिंदगी इस बोझ के साथ जीता है कि उसकी जिंदगी उसके बहन की जिंदगी की कीमत पर मिली है। और नाटक हमें दिखाता है कि लिंग को लेकर हमारा भेदभाव कितना गहरा है, इतना गहरा कि ये जीवन और मौत के फैसलों पर भी हावी हो जाता है। तो नाटक का सबसे चौंकाने वाला सच ये है कि ये भेदभाव किसी बाहरी समाज में नहीं बल्कि परिवार के अंदर हो रहा है। बिल्कुल, वही परिवार जिसे हम सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं। एकदम। और दत्तानी इसी को पितृसत्ता मतलब पेट्रियार्की का सबसे खतरनाक रूप कहते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि पितृसत्ता सिर्फ पुरुषों के बनाए नियम नहीं है। वो फिर क्या है? ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसे औरतें खुद अपनाने और आगे बढ़ाने पर मजबूर हो जाती हैं। अच्छा। भारती यानी जो बच्चों की माँ का किरदार इसका सबसे दुखद उदाहरण है। वो एक माँ है लेकिन वो अपनी ही बेटी के खिलाफ हुए फैसले में भागीदार बन जाती है। पर क्यों? एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठा दी गई है कि परिवार का नाम और भविष्य बेटे से ही है। और यहीं पर यह नाटक एक कहानी से बढ़कर समाज का विश्लेषण बन जाता है। ये बात सोचने वाली है कि कैसे एक व्यवस्था इंसान को अपने ही खिलाफ खड़ा कर देती है। वो माँ विलेन नहीं है लेकिन उसके काम का नतीजा बहुत भयानक है। बिल्कुल। और बाकी किरदार जैसे तारा और चंदन? तारा अन्याय का शिकार है लेकिन वो कमजोर नहीं है। उसमें एक गजब की भावनात्मक ताकत और जिंदादिली है। वहीं चंदन, वो अपराध बोध के बोझ तले दबा हुआ है। उसकी पूरी पहचान ही इस बात से बनी है कि वो एक सर्वाइवर है। और पिता? और पिता पटेल, वो उस नैतिक कमजोरी को दिखाते हैं जो समाज में बहुत आम है। सब कुछ जानते हुए भी गलत के खिलाफ खड़ा ना हो पाना। तो ये किरदार सिर्फ लोग नहीं है? नहीं, ये हमारे समाज के अलग अलग रवैयों का चेहरा है। और दत्तानी इस गहरी और मुश्किल कहानी को कहने के लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? जाहिर है ये कोई सीधी सादी कहानी तो नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। दत्तानी कहानी को सीधे सीधे नहीं कहते। वो यादों और फ्लैशबैक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। पूरी कहानी चंदन सुनाता है जो अब बड़ा हो चुका है और लंदन में एक लेखक है। वो अपनी यादों के जरिए इस पूरी कहानी को फिर से बुनता है। तो इससे कहानी परत दर परत खुलती है। हाँ, और हमें चंदन के मानसिक दर्द का एहसास बहुत करीब से होता है। मतलब स्टेज पर बहुत तामझाम नहीं होता होगा, कोई भव्य सेट या लोकेशन नहीं। हाँ, और ये जानबूझकर किया गया है, मिनिमलिस्ट डिजाइन। दत्तानी नहीं चाहते कि आप खूबसूरत सेट देखकर भटकें। वो चाहते हैं कि ध्यान किरदारों पर रहे। बिल्कुल, उनके चेहरे पर, उनकी आवाज के उतार चढ़ाव पर और उनके अंदर चल रही उथल पुथल पर रहे। जब चंदन अपनी यादें सुनाता है तो कोई फ्लैशबैक सीन नहीं होता, बस वो अकेला स्टेज पर होता है। ये मिनिमलिज्म, ये सादगी बहुत असरदार है। तो दत्तानी ने भारतीय अंग्रेजी नाटक को गहराई और सामाजिक चेतना दी जिसकी शायद कमी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? क्या आज के नाटककार भी इन्हीं विषयों पर लिख रहे हैं या कहानी कहीं और आगे बढ़ गई है? कहानी बहुत आगे बढ़ गई है। अगर हम दत्तानी से आगे बढ़कर आज के दौर के भारतीय अंग्रेजी लेखन को देखें तो इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा हो गया है। आज का लेखन शहरी जीवन की उलझनों, हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों की आवाज़ों और इंसानी मन की गहराइयों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। हाशिए पर मौजूद लोगों की आवाज़ें या शहरी जीवन के उलझनें, इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मतलब किस तरह की कहानियां कहीं जा रही हैं? जरूर। जैसे हमारे स्रोत बताते हैं कि आज आपको ऐसे नाटक मिल सकते हैं जो बेंगलोर के किसी आईटी दफ्तर में काम के दबाव और मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं। ओके, ये तो बहुत रिलेवेंट है। या फिर मुंबई में एक क्वियर कपल के अपने घर और पहचान के संघर्ष को दिखा रहे हैं। आज का लेखक राष्ट्रवाद या आज़ादी जैसे बड़े मुद्दों से हटकर एक आम इंसान के रोजमर्रा के संघर्षों, उसकी पहचान के बिखराव और ग्लोबलाइजेशन से पैदा हुए सांस्कृतिक टकराव पर लिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आज का अंग्रेजी लेखन बहुत ज्यादा व्यक्तिगत मतलब पर्सनल हो गया है। हाँ, और अगर हम इससे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका महत्व ये है कि ये उन लोगों और समूहों को आवाज दे रहा है जिन्हें लंबे समय तक चुप करा दिया गया था। सही बात है। ये समाज के बनाए कायदों पर सवाल उठा रहा है। ये कह रहा है कि एक देश की कहानी सिर्फ उसकी राजनीति या इतिहास नहीं होती, बल्कि उसके करोड़ों लोगों की निजी कहानियों से मिलकर बनती है। एकदम। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी तो होंगी। हमारे स्रोतों में कुछ चुनौतियों का भी जिक्र है। बिल्कुल है। सबसे बड़ी चुनौती तो आज भी वही है, पहुंच, रीच। मतलब सीमित है। इसकी पहुंच ग्रामीण भारत या छोटे शहरों में न के बराबर है।
तो ये बड़ा सवाल है कि क्या ये नाटक अभी भी पूरे भारत की नहीं बल्कि इंडिया के एक बहुत छोटे हिस्से की कहानी कह रहा है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और नाटक को स्टेज पर लाने की अपनी मुश्किलें भी होंगी। वो तो हैं ही, प्रदर्शन से जुड़ी बाधाएं आज भी हैं। अंग्रेजी में एक प्रोफेशनल नाटक तैयार करना, उसके लिए कलाकार और पैसा जुटाना और फिर उसे देखने के लिए दर्शक ढूंढना, ये सब आज भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद भारतीय अंग्रेजी नाटक ने न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक पहचान बनाई है। ये सामाजिक आलोचना का एक बहुत मजबूत माध्यम बन चुका है। ठीक है, चलिए इसे समेटते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भारतीय अंग्रेजी नाटक ने एक लंबा और मुश्किल सफर तय किया है। ये एक ऐसे दायरे से शुरू हुआ जहां इसके पास दर्शक तक नहीं थे, और आज ये एक परिपक्व और साहसी माध्यम बन चुका है। महेश दत्तानी ने इसमें सामाजिक यथार्थवाद को स्थापित किया। और उनके नाटक तारा ने ये दिखाया कि कैसे परिवार के अंदर छिपा भेदभाव समाज की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। बिल्कुल। और आज के नाटककार इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वो आधुनिक भारत की उन उलझनों को मंच पर ला रहे हैं जिन पर हम अक्सर अपने घरों में अपने दोस्तों के बीच बात करने से कतराते हैं। सही कहा। नाटक अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज से सवाल पूछने का एक आईना बन गया है। ये उन सच्चाइयों को मंच पर लाता है जिन पर हम बात करने से बचते हैं। हाँ। तो यहाँ हम अपने श्रोता के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। आज के डिजिटल दौर में जहाँ हर कोई अपनी कहानी, अपने अनुभव साझा करना चाहता है, जहाँ व्यक्तिगत कहानियों को बहुत महत्व दिया जा रहा है, क्या ये मुमकिन है कि आने वाले समय में भारतीय अंग्रेजी नाटक समाज के उन अनकहे सच को सामने लाने का सबसे असरदार माध्यम बन जाए जिन पर आज भी खुलकर बात करने से बचा जाता है?